प्रिय विद्यार्थियों, ये आज हम आपको हमने ऊष्मा स्थानांतरण वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज लेक्चर नंबर 2 हम आपको भेजेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं किसी सुचालक क्षण में ऊष्मा का चालन कैसे होता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया है कि किसी धातु की एक छड़ ले ली है और इस छड़ को हम लोग क्या काम करते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि ये जो छड़ है वो डिफरेंट टाइप के परिच्छेदों से मिलकर बनी हुई है। अगर हम इस छड़ पर किसी धातु की ये छड़ है, अगर हम इसके एक सिरे को गर्म करेंगे तो ऊष्मा जो है चालन द्वारा इसके दूसरे ठंडे सिरे तक पहुंचने लगती है। हम इस छड़ को अनेक परिच्छेदों में बटा हुआ मान सकते हैं। चालन की इस क्रिया में छड़ के प्रत्येक परिच्छेद अपने पीछे वाले परिच्छेद से ऊष्मा लेता है और अगले वाले को देता रहता है। इस तरीके से ये प्रक्रिया जो है लगातार चलती रहती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है आपको, मान लीजिए यहाँ पर ऊष्मा है ये, और इधर भी ऊष्मा है। आप देख रहे हैं यहाँ के परिच्छेद ने कहीं से ऊष्मा प्राप्त करी होगी। ये ऊष्मा धीरे धीरे यहाँ तक पहुंची। अब यहाँ पर क्या हो रहा है इसका कि संवहन और विकिरण के द्वारा ऊष्मा का कुछ पोर्शन जो है वो वायुमंडल में चला जाता है, बाकी जो बचता है वो इस सिरे की ओर अग्रसर हो रहा है। फिर और अगला इसी तरीके से खुद संतृप्त होगा, अगला परिच्छेद फिर अगले को देगा, फिर अगला परिच्छेद अगले को देगा। इस तरीके से ये ऊष्मा यहाँ से इसके ऊंचे ताप वाले सिरे से धीरे 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 स्थानांतरित होती रहती है और किसी भी ठोस पदार्थ जो कि धातु का बना हुआ है उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो चालन विधि के द्वारा लास्ट वाले सिरे तक होता रहता है। तो इस तरीके से जो है इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब ये होता ही तब है जब दोनों सिरों के ताप अलग अलग हों। मान लीजिए इस सिरे का ताप ज़्यादा है और इसका कम है, तो इस तरीके से ऊष्मा का स्थानांतरण लगातार होता रहेगा। कब तक? जब तक कि इनमें स्थायी अवस्था ना आ जाए। इसको हम लोग स्थायी अवस्था या अचर अवस्था कहते हैं। इसके लिए अगर हम लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि छड़ की इस अवस्था को, जिसमें छड़ का कोई भी भाग ऊष्मा का अवशोषण नहीं करता है, उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं अचर अवस्था या फिर स्थायी अवस्था। तो इस तरीके से किसी भी धातु की छड़ में ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहता है। अब इसके बाद हम लोग आगे और थोड़ा सा बढ़ते हैं कि एक आता है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ऊष्मा चालकता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके से ऊष्मा चालकता गुणांक, इसको अगर हम लोग इंग्लिश में लिखें तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ये क्या है भाई? देखो, जैसा कि ऊपर हमने एक छड़ ले ली थी और उसमें हम लोग निकालना चाहते थे कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, तो ठीक इसी तरीके से हम लोग इसका भी डिस्कशन करेंगे। और ये जो है लगभग उसी तरीके से है जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं। इसमें भी हम लोग क्या काम करेंगे, एक छड़ ले लेंगे। देखिए इस तरीके की कंडीशन है। मान लीजिए हमने एक ये छड़ ले रखी है।
और इस छड़ के ये परिच्छेद क्षेत्रफल है, इसको हम ए कहते हैं। ये भी ए सिरा है, इसका क्षेत्रफल ए है, इसका भी ए है। और इस पूरी छड़ की लंबाई सपोज कर लीजिएगा कि एल मान ली है। इस पूरी छड़ की लंबाई क्या मान ली आपने? एल मान ली। और इसके ये जो फेसेस हैं, फलक हैं, इन फलकों में प्रत्येक का क्षेत्रफल आपने मान लिया ए है। इसका भी ए है और इसका भी ए है। मान लीजिए कि इन फलकों में से इनके जो टेम्परेचर हैं दोनों फलकों के अलग अलग हैं। मान लीजिए इसका टेम्परेचर है T1 और इसका टेम्परेचर है T2, ठीक है। और इसमें T1 डिग्री सेंटीग्रेड मान ले रहे हैं, इसको T2 डिग्री सेंटीग्रेड मान ले रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या मानते हैं कि इसका जो लेंथ है वो हम लोगों ने L मान ही चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग ये मान रहे हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2। अगर ये T1 इज ग्रेटर देन T2 नहीं होगा तो इसमें ऊष्मा स्थानांतरण संभव ही नहीं है। ऊष्मा स्थानांतरण हमने आपको पीछे बताया था संभव ही तब है जब इन दोनों के बीच तापीय साम्यकी अवस्था न हो। अगर तापीय साम्यकी अवस्था होगी तो ये ऊष्मा स्थानांतरण नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग को इसका कोफिशिएंट निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, इसमें ये मानते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2। इसके जो दो फलक हैं, पहले का टेम्परेचर T1 है और दूसरे का टेम्परेचर T2 है। तो T1 ज़्यादा है T2 से, तो इसमें हम लोग ये मानते हैं कि यदि यहाँ पर ऊष्मा जो है वो इस तरीके से स्थानांतरित हो रही है चालन विधि के द्वारा, और एक और हम इसमें अगर वो मान लें इसका फेस बीच में, तो इसकी भी वही स्थिति है जो आपकी उस वाले की थी, पहले वाले की सेम कंडीशन है इसमें भी। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी इसको लिखते हैं। ये सब इसकी Q वैल्यूज़ हैं। मान लीजिए Q यहाँ भी है, ऊष्मा यहाँ भी Q है और यहाँ पर भी Q है। उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर इसको स्थायी अवस्था लाने में सपोज कर रहे हैं हम लोग स्मॉल t समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है? स्मॉल t। तो इसमें प्रत्येक फलक से जो ऊष्मा इसमें संचरित हो रही है, तो हम लोग ये मान रहे हैं कि संचरित होने वाली ऊष्मा की मात्रा जो है वो 4 बातों पर डिपेंड करती है। पहली बात तो ये है कि इसके प्रत्येक फलक के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होती है। संचरित होने वाली ऊष्मा की मात्रा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ये इस तरीके से, संचरित होने वाली ऊष्मा की मात्रा Q क्या कि किस किस पर डिपेंड कर रही है? नंबर 1 क्या कि ये जो इसके फलक हैं इसमें प्रत्येक फलक के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होती है। तो प्रत्येक फलक के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसकी लैंग्वेज में तो आप यही लिखोगे जो मैंने बोला है, और वैसे इसको हम शॉर्ट आइडिया में लिखेंगे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। यहाँ A क्या है? प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल है। दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया कि ये जो ऊष्मा की मात्रा है वो इन दोनों के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2। ये दोनों डिग्री सेंटीग्रेड में है इसकी यूनिट। तीसरा बोला कि जो इसमें टाइम पीरियड ले रहा है यहाँ से यहाँ तक ऊष्मा को संचरित होने में, उसके भी अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि समय t के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और चौथी बात इसमें बोली गई कि जो इसकी लंबाई है पूरी छड़ की, इस लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
फलकों के बीच की दूरी L के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L। तो इस तरीके से हम लोग अगर इन चारों नियमों को एक साथ मिला दें तो हम लोगों को क्या मिल रहा है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और T1 माइनस T2 T और अपॉन L। अब ये जो समानुपाती का चिन्ह है, अगर मैं इसको हटा दूं तो कोई ना कोई हम लोग को कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और वो कांस्टेंट जो है वो आपका कहलाता है इसका ऊष्मा चालकता गुणांक। मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट जो है वो आपका K है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, Q बराबर K A और T1 माइनस T2 स्मॉल t और अपॉन L। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं, जहां K एक नियतांक है जिसे उस पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी K का मान हम लोग अगर निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। अब इसमें हम लोग और थोड़ा सा आगे अगर डिस्कशन करना चाहेंगे तो ये भी कर सकते हैं कि इसके अगर हम अपने शब्दों में अलग से बोलेंगे तो क्या है कि यदि ये मान लिया जाए, यदि A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर है ना, और सिरों के बीच की दूरी जो दोनों फलक हैं इसके L लंबाई की छड़ की, यानी L बराबर हो जाए मान लीजिए 1 मीटर, साथ ही साथ क्या हो जाए कि इसके प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल आपने 1 मीटर स्क्वायर कर लिया, लंबाई L कर ली, और जो T है स्मॉल t वो 1 सेकेंड अगर हो जाए तो क्या हो रहा है कि साथ ही साथ तापांतर और कर लें। तापांतर जो है उसको कर लें हम लोग 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है नहीं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हम लोग अगर ऊष्मा चालकता गुणांक का मान निकालना चाहेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा बेटा, देखो ये जो हमने ऊपर फॉर्मूला निकाला था इसकी मदद से देखिएगा, अगर मैं इसके अपॉन में 1 कर लूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो हम लोग को जानते हो क्या मिलेगा, हम लोग को इस तरीके से मिल रहा है Ka और T1 माइनस T2 स्मॉल t इज इक्वल टू Q इंटू L। और अगर मुझे बेटा K निकालना है तो K बराबर कितना हो जाएगा, QL अपॉन A और कितना T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल t। ये मुझे K की वैल्यू मिली, यहाँ पर K क्या है, ऊष्मा चालकता गुणांक है। अब अगर मैं इनकी वैल्यू रख दूं यहाँ पर तो हमें क्या मिल रहा है, देखिएगा L की जगह 1 रखूं, A की जगह 1 रखूं, T1 माइनस T2 की जगह 1 रखूं और स्मॉल t की भी जगह 1 रखूं, तो मुझे मिल रहा है K बराबर Q है ना, और Q के साथ में क्या, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं तो Ka और ये सब मिल रहा है, तो Q और L इन सब की वैल्यू रख दूं अगर मैं तो K बराबर Q मिल जाएगा, बाकी इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखिएगा इसकी जगह 1 रखूं, इसकी जगह 1 रखूं, इसकी जगह 1 रखूं, इसकी जगह 1 रखूं, तो K बराबर क्या आ गया, Q आ गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं Q बराबर K आ गया।
तो अगर मैं इसके हिसाब से अगर इसकी परिभाषा बोलूंगा ना, तो जानते हो बेटा क्या बोलूंगा? देखो बिल्कुल इसी तरीके से इस सब की जगह मैंने 1 रखा है, तो क्या हो जाएगा? किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा की वह मात्रा है, ये K जो है वो ऊष्मा की वह मात्रा है जो स्थायी अवस्था में उस पदार्थ की 1 मीटर लंबे, है ना, L बराबर 1 रखा था, 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की क्षण में 1 सेकंड में प्रवाहित होती है, जबकि क्षण के दोनों सिरों का तापांतर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो तथा ऊष्मा का स्थानांतरण क्षण के सिरों के लंबवत हो। तो इस तरीके से हम लोग इसकी परिभाषा बोल सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग इसमें अगर ये निकालना चाहें कि भाई ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक क्या है, विमा क्या है, तो हम लोग इसी ऊपर जो हमने आपको अभी फॉर्मूला ड्राइव कराया था उसकी मदद से जो है हम लोग ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक और विमा भी निकाल सकते हैं। देखिएगा अगर मैं यहाँ से ले लूँ तो यहाँ से हम लोग मात्रक निकाल सकते हैं कि K बराबर क्या होता है? QL/A θ1 माइनस θ2 इंटू टी। तो वैल्यू अगर मैं इसमें रखूं तो K का मात्रक क्या हो जाएगा? देखो K का मात्रक, तो K का मात्रक निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे, सूत्र हो गया आपका K बराबर QL/A और T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल टी। अब देखिए मैं मात्रक लिख रहा हूं बेटा, है ना, मात्रक लिख रहा हूं। ये क्या है? Q ऊष्मा यानी कि किलो कैलोरी, इंटू ये क्या है? L मीटर अपॉन A यानी कि मीटर स्क्वायर इंटू T1 माइनस T2 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू सेकेंड। ठीक, अब देखो 1 मीटर से 1 मीटर इसमें बैलेंस हो जाएगा, तो आपको क्या मात्रक मिल गया? इसका बेटा आपको मात्रक मिल गया, क्या मिल गया? देखो ये किलो कैलोरी प्रति मीटर डिग्री सेंटीग्रेड और सेकंड। ये ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक हो गया। अब भाई देखो मैं अगर विमा निकालूं तो देखिएगा विमा कैसे निकालूंगा, बिल्कुल इसी से निकाल लूंगा। देखो विमा निकालने के लिए बेटा मैं क्या काम करता हूं? देखिएगा ये Q है यानी कि ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप होता है, तो इसकी विमा आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी है, क्या? mL2T-2 और ये तो इसकी हो गई भाई विमा, L है, L मीन्स L हो गई विमा अपॉन ये क्या है? A क्षेत्रफल यानी कि L2 और इधर हो गई आपकी थीटा, टेम्परेचर की विमा थीटा, और टी की तो आप जानते ही हो टी होती है। तो एक एल से एक एल बैलेंस हुई, तो क्या मिल रहा है बेटा हम लोगों को? तो हम लोगों को मिल रहा है देखो एम और एक एल, L2 से तो L2 बैलेंस हो गया, तो कितना मिला? एक ही एल मिला, और टी 2 जे हैं और एक ऊपर पहुंचेगा, तो हो गया T-3 और फिर इधर हो गया θ-1। तो ये हम लोगों को बेटा इसकी विमा मिल गई, किसकी? ऊष्मा चालकता गुणांक की विमा क्या हो गई? mL/T-3 θ-1। तो इस तरीके से हम लोग ऊष्मा चालकता गुणांक की विमा भी ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक चीज और भी है कि किसी भी धातु का K का मान जितना अधिक होता है, पदार्थ उतना ही अच्छा चालक भी होता है।
क्योंकि हम लोग किसी भी पदार्थ की चालकता का अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पदार्थ अच्छा चालक है या नहीं है। तो इसके लिए बताया गया कि किसी पदार्थ की ऊष्मा चालकता जितनी ज़्यादा होती है वो पदार्थ उतना ही अच्छा चालक होता है। एक आदर्श अथवा पूर्ण चालक के लिए के का मान अनंत होगा तथा एक पूर्ण कुचालक अथवा ऊष्मारोधी पदार्थ के लिए के का मान लगभग शून्य होता है। अब मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बात करूं तो जैसे कॉपर वगैरह है ना, कॉपर आपने देखा है कि बर्तनों की तली पर कॉपर लगा होता है बहुत सी जगह। कारण क्या है कि ये ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। कौन? कॉपर। ऐसे में बात करूं कि ऊष्मा का बुरा चालक कौन सा है, अच्छा नहीं है चालक, तो वो कांच वगैरह है ना। तो कांच है, इसमें ये ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है। तो ऊष्मा किसी भी पदार्थ में उसकी चालकता किस बात पर डिपेंड कर रही है? वो इस बात पर डिपेंड कर रही है कि के की वैल्यू उसकी कितनी है। अगर के का मान अधिक है तो पदार्थ ऊष्मा का अच्छा चालक है, और अगर नहीं है अथवा शून्य है तो वो ऊष्मारोधी है या फिर कुचालक है, पूर्ण कुचालक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपका ये टॉपिक है, इसमें आज हमने आपको बताया है। एक तो आपका ये हो गया कि किसी भी सुचालक क्षण में ऊष्मा का चालन कैसे होता है। इसमें तो टोटली थ्योरी है जो मैंने आपको समझाई थी। दूसरा है ऊष्मा चालकता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसमें हमने आपको बहुत शॉर्ट आइडिया में समझाने की कोशिश की है। तो बच्चे इसको नोट डाउन कर लें, अपना नोट्स बना लें और इसको याद भी करते जाएं साथ साथ। अब इस टॉपिक पर आधारित हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे न्यूमेरिकल्स, जो कि आगे के लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।